स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? हैं? अनुमति है? कक्षा चालू की जाए? ठीक। Okay guys, so we are starting refraction at curved surfaces. That day we did questions of TIR ना, तो plane surface खत्म हो गया अपना और अब start कर रहे हैं हम refraction at curved surfaces. चलो आज कहानी स्टार्ट होगी दो डेरिवेशंस के साथ और उसके बाद हम थोड़ा सा प्रॉब्लम्स पे बढ़ जाएंगे. Refraction at curved surfaces. ये दोनों डेरिवेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इनका प्रोसेस जो है, डेरिवेशंस का प्रोसेस जो है जो यूज़ करने वाले हैं वो क्या हो गया ईशान, कुछ शेयर करना चाहते हो? ठीक है, इसका जो प्रोसेस है वो आपको प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी यूज़ आने वाला है. ठीक है, तो अंडरस्टैंड द डेरिवेशन फ्रॉम अ प्रॉब्लम पर्सपेक्टिव एज वेल, बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम में डेरिवेशन डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस. ठीक है, अदरवाइज आई कुड हैव रिकॉर्डेड अ डेरिवेशन. रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सर्फेसेस. तो कर्व्ड सर्फेस मतलब कैसा कि यू कैन इमेजिन अ सर्फेस लाइक दिस, अ कर्व्ड सर्फेस लाइक दिस. ओके, कहानी कुछ ऐसी है कि ऑन वन साइड ऑफ दिस कर्व सरफेस दिस इज लेट्स से ग्लास और सम अदर मीडियम. ठीक है, ग्लास और सम अदर मीडियम एंड हियर मे बी इट इज एयर और सम अदर मीडियम. लेट्स से यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ1 और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ2. सो वी comfortably imagine a point which is symmetrically placed on this curved surface, point P. ठीक है, इसको typically हम लोग पोल बोलते हैं. This is the geometrical center of this curved surface. यहाँ से आप एक straight line draw कर लेते हो. This becomes your principal axis. This becomes your principal axis. Now we can imagine an object kept somewhere here. What we want to understand कि इस object की image बनेगी कुछ because of the refraction. वो image कहाँ बनेगी? And then we want to draw a relation between the image distance and the object distance. एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये जो curved surface है, right? इसको क्या बोले, convex बोले या concave बोले? तो यहाँ पे आप ना तो इसको as a convex बोल सकते हो ना concave. ये भी नहीं बोल सकते हो कि it is convex towards the, अगर ये मान लो एयर है तो इट इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द रेयर मीडियम और कॉन्केव टुवर्ड्स द डेंसर मीडियम. यहाँ पे हम ये लेंस नहीं है जिसको हम कॉन्वेक्स या कॉन्केव बोल पाए. अगर दोनों साइड से क्लोज होता है, एक और कर्व सरफेस होता, वी कुड हैव कॉल्ड इट अ कॉन्वेक्स लेंस. बट यहाँ पे हम बोलने की पोजीशन पे नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द रेयर मीडियम. ठीक है, दिस इज द वे वी कॉल इट. ओके, सो इस सरफेस का कोई तो सेंटर होगा. ठीक है, एक कर्व सरफेस है तो पूरा करोगे तो एक सेंटर स्फेयर बनाई देगा, राइट? तो स्फेयर जो है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पे यहाँ पे उसमें है. दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. लेट्स कॉल दिस पॉइंट सी. ठीक है, नाउ रे इमेज बनाने के लिए इस ऑब्जेक्ट का हम लोग को दो रे चाहिए होंगी. पहली रे हम ले लेते हैं कुछ भी इस तरीके से एक रे ले लेते हैं. ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट रे. अब इस पॉइंट पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा. मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन होगा. रिफ्रैक्शन के लिए आपको पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. सो यू कैन ड्रॉ ए नॉर्मल. नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए यू हैव टू जस्ट ज्वाइन दिस विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर. एनी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर इज बेसिकली योर नॉर्मल. ये नॉर्मल हो गया. ठीक, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये मान लेते हैं कि ये μ1 is rare and so μ1 is less, μ2 is higher. So we have to take some scenario, right? So considering this is air, this is glass.
So this is going from rare to dense, rare to dense. So it is typically bending towards the normal. Towards the normal मतलब it will bend like this. It will bend somewhat like this, and maybe it cuts the point here. So this is your refracted ray, right? It has bent towards the normal. ठीक है ना everyone? Easy. Now let's call this point as let's say point T. ठीक है, यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमको. लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज M. Okay, then you take another ray which is falling normally. It will go straight. Center of curvature से this is falling normally. So this is another ray, and these two rays actually cut here. So image of O will be formed at point I. Right? So this is a setup. O is the object. Zoop, zoop, straight. They cut there. I यहाँ पे image बन गया. ठीक है? So typically this distance is called U. We are measuring all the distances from this point P. So this is U. This distance is radius of curvature R, and this distance is V. This is the image distance. What we are intending to do, we are intending to create a relation between U, V and R. U, V and R. It's again a geometry punch. Okay, so this angle is I. So आप लोग ये समझ पा रहे हो क्या? ये एंगल जो होगा वो R होगा, angle of refraction between the normal and the refracted ray. Normal and refracted ray. I and R mark कर लिया हमने. Let's call this angle as alpha. Let's call this angle as beta, and let's call this angle as gamma. Alpha, beta, gamma. These three angles we have marked, I and R, angle of incidence and angle of refraction. So far so good, no complications so far. अब हमें करना क्या है? थोड़ी सी ज्योमेट्री इन्वॉल्व है, बेसिक. I और R को तो रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि म्यू साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर हम लिख सकते हैं कभी भी. तो I और R को रिलेट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, सारा गेम है इन तीन एंगल्स का. तो हमें इन तीन एंगल्स के टर्म में I और R को लिखना है. क्या हम करने वाले हैं? एंगल I और R को अल्फा, बीटा और गामा के टर्म में लिखने का ट्राई कर रहे हैं. दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर दिस डेरिवेशन. डेरिवेशन याद नहीं रखोगे तो आपको एग्जाम में भूल जाओगे ना. ऐसे याद रखना है कि I और R को रिलेशन करना इजी है स्नेल्स लॉ से, बट I और R को हम लिखेंगे अल्फा, बीटा और गामा के टर्म में. ठीक है? तो अब देखो, I को अगर मैं लिखूं एंगल I को, कैन आई राइट एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा. Any guesses why? It is the exterior angle for this triangle TOC. तो triangle TOC यहाँ पे लिख दो, in triangle TOC angle I is equal to angle alpha plus angle beta. तो I को तो मैंने लिख लिया अल्फा बीटा के टर्म्स में. Now R को देखो कैसे लिख सकते हैं. क्या मैं एंगल बीटा को, मैं ट्राइंगल देख रहा हूं अभी TCI, ट्राइंगल TCI, एंगल बीटा को R प्लस गामा लिख सकता हूं ना भाई. तो इसका मतलब क्या हुआ? R इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा. तो दिस इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. इसके बाद की चीजें आपको याद ही रहेंगी. यही जो मेन स्टेप है, ये भी नहीं भूलना अपने को कि I और R को हमको अल्फा, बीटा, गामा के टर्म्स में लिखना है. उसके बाद कहानी सिंपल है.
यहां से हम एक चीज और करेंगे, ये बेसिकली अल्फा बीटा गामा ये सारे एंगल्स क्या हैं, ये स्मॉल एंगल्स हैं, मतलब ये कोई ऐसा तो है नहीं कि इट्स गोना बी 100 डिग्री 200 डिग्री, दीज एंगल्स विल बी स्मॉल बिकॉज ये जो रेज जिनसे हम इमेज बना रहे हैं वी आर टेकिंग दीज रेज वेरी वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये एंगल्स विल बी वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स, ठीक है। दिस इज हाउ वी हैव डिराइव्ड दिस फॉर्मूला, राइट। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन है, अल्फा बीटा और गामा तीनों स्मॉल एंगल्स हैं। सिंस यहाँ पे हम लिखते हैं सिंस रेज आर क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसी रेस को हम बोलते हैं पैराक्सियल रेस। ये गाइस ये बिल्कुल थ्योरी का पंच है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो रेज आर वेरी वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका मतलब ये हो गया अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी वेरी स्मॉल। इसका फायदा क्या है, अब मैं ये लिख सकता हूं अगर अल्फा बीटा गामा वेरी स्मॉल है, इसका मतलब अल्फा कैन बी रिटन एज tan अल्फा, या पढ़ चुके हो अल्फा बीटा गामा अगर स्मॉल एंगल्स होते हैं तो इन टर्म्स ऑफ रेडियन अल्फा कैन बी रिटन एज sin अल्फा कैन बी रिटन एज tan अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा एंड देन tan अल्फा को मैं लिख सकता हूं इस जरा ट्राइंगल में देखो, tan अल्फा को मैं tm अपॉन om लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिख लूंगा tm अपॉन om, और जनरली रेडियस ऑफ कर्वेचर इज क्वाइट ह्यूज एंड दीज रेज आर वेरी वेरी क्लोज, सो ये जो m पॉइंट है और जो p पॉइंट है डिस्टेंस mp को वी कैन इग्नोर, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, ऐसा कुछ तो है नहीं कर्व बहुत ज्यादा होगा, दिस इज लाइक डिसेंट कर्व, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज क्वाइट हाई, और ये रे बहुत पास में अगर यहाँ पे गिर रही है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ से परपेंडिकुलर, मान लो मैंने तो रे आपको दिखाने के लिए बहुत दूर ली है, बिकॉज इफ आई टेक इट वेरी क्लोज यू विल नॉट बी एबल टू विजुअलाइज द एंगल्स, बट इमेजिन द रे फॉलिंग समवेयर हियर, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो दिस पॉइंट m एंड p विल प्रैक्टिकली कोइंसाइड, तो यहाँ से जो हम OM जो है OM को हम OP लिख लेते हैं, ठीक है। सो अल्फा दिस कैन बी रिटन एज TM अपॉन OP, और ब्रैकेट में आप लिख लो OP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है सब। अब इसी तरीके से बताओ मैं tan बीटा को क्या लिख सकता हूं, बीटा अगर मैं यहां पे बीटा को लिखूं, बीटा कैन बी रिटन एज tan बीटा एंड tan बीटा कैन बी रिटन एज tm अपॉन cm, जिसको मैं cp कर रहा हूं, tm अपॉन cp, और इसी तरीके से गामा कैन बी रिटन एज tan गामा एंड दैट कैन बी रिटन एज tm ओवर pi, ठीक। तो ये तीनों अपने पॉकेट, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज अपने पॉकेट में रखते हैं, इसकी जरूरत पड़ने वाली है अपने, अल्फा बीटा गामा रख लिया। अब मेन कहानी है स्नेल्स लॉ की। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है भाई, फ्रॉम स्नेल्स लॉ I can write mu1 sin I is equal to mu2 sin R। कहानी तो सिंपल है। अब हम बोल के चल रहे हैं कि भाई ये जब एंगल ऑफ अल्फा बीटा गामा स्मॉल एंगल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी स्मॉल होंगे, बिकॉज ये सारी की रे सब रेज बहुत पास गिरने वाली हैं इस पॉइंट पे, तो ये सब I और R भी स्मॉल एंगल होने वाले हैं। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं mu1 I इज इक्वल टू mu2 R, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए I एंड R आर वेरी वेरी स्मॉल।
μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। अब जो बचा है डेरिवेशन में वो सिर्फ मैथ्स है। ठीक, क्या करेंगे हम, ये जो आई एंगल है इसकी जगह लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, और ये जो आर एंगल है बीटा माइनस गामा। ठीक, तो मैं जरा नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। μ1 इंटू आई विच इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू μ2 बीटा माइनस आर की जगह बीटा माइनस गामा। सो बीटा बीटा कॉमन है तो इनको अलग एक साथ ले लेते हैं, तो ये जाएगा μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा इज इक्वल टू μ2 बीटा माइनस μ2 गामा। सो यहां से देखो मैं ये लिख रहा हूं μ2 माइनस μ1 टाइम्स बीटा इज इक्वल टू, इसको उधर ले गया हूं मैं, ठीक है, और ये इधर आ गया तो ये जाएगा μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा। राइट गाइस, अब हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। बीटा की जगह देखो हम क्या लिख के आएंगे, कहीं तो लिखा था हमने बीटा इज इक्वल टू टीएम अपॉन सीपी, तो ये आ जाएगा μ2 माइनस μ1 टीएम अपॉन सीपी इज इक्वल टू μ1 अल्फा। सो अल्फा हमारे पास क्या था, टीएम अपॉन ओपी, दिस इज टीएम अपॉन ओपी प्लस μ2 गामा। गामा वॉज टीएम अपॉन पीआई, गामा वॉज टीएम अपॉन पीआई। बस हो गया डेरिवेशन ये। अब देखो टीएम 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 कैंसिल हो गया। ठीक, ये क्या आया देखो, μ2 माइनस μ1 सीपी। जरा सीपी पे ध्यान देते हैं एक बार, क्या है चीज, सीपी क्या दिख रहा है ये आर, और इट इज इफ यू मेजर दिस साइड पॉजिटिव तो दिस विल बी कैपिटल प्लस आर, तो ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बाय आर। इधर देख लो आप, μ1 ओपी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इधर मेजर हो रहा है तो माइनस यू, तो ये हो गया माइनस यू प्लस μ2। जरा पी आई को देख लेते हैं क्या है ये, पी आई इज वी, पी आई इज द इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव जो कि ऑन दिस साइड, सो दिस विल बी, दिस इज द डेरिवेशन। इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं कैसे इसको, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। दिस इज द डेरिवेशन और द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। पहले इसको आप थोड़ा नोट कर लो और इसको अप्लाई करने का हमें तरीका समझना है, क्योंकि दिस इज जस्ट डेरिवेशन व्यू, दिस इज हाउ इट इज डिराइव्ड, बट इसको अप्लाई करने के लिए वो अलग तरीके का, वी नीड टू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ व्यू ऑन दीज वैल्यूज सो दैट वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर अ कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्केव सरफेस, किधर भी। और बहुत कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम्स आते हैं इसके, बहुत ज्यादा। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ इसको अप्लाई करने वाला तो आप अननेसेसरी मिस्टेक करोगे, और एक बार समझ जाओगे तो बहुत आराम से, जैसे कि हम लोग बाकी क्वेश्चंस देख रहे हैं टीआईआर के कर रहे हैं, वैसे ये भी कर लेंगे। तो ये कहानी है फॉर्मूले की, फॉर्मूला आप कभी चेंज नहीं करोगे, चाहे कैसी भी सरफेस हो, कॉन्केव हो, कॉन्वेक्स हो, व्हाटएवर। ठीक, अंडरस्टैंड व्हाट इज μ2 एंड μ1 का रोल। पहले तो व्हाट इज μ2 एंड μ1, गाइस μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम। यू विल रिमेंबर दिस, ये μ2 μ1 से याद रखना अपने को, इसका इंटरचेंज अभी क्वेश्चन करेंगे, आपको कंफ्यूजन होगा उसमें। आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लेके चलना है कि μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम, और इंसिडेंट मीडियम कौन सा होगा, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा होगा। ये कोई बाय डिफॉल्ट लेके चला कि ऑब्जेक्ट हमेशा एयर में रखा होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा
ऐसे होता है। ऑब्जेक्ट जहां रखा है वो मीडियम इंसिडेंट मीडियम है और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है इन दिस फॉर्म। ओके, सो μ1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम। Means where object is kept. Similarly, μ2 in this formula is refractive index of refracted medium. एक बार आपको इंसिडेंट मीडियम पता चल गया तो रिफ्रैक्टेड मीडियम, द अदर मीडियम इज रिफ्रैक्टेड मीडियम, तो उसमें कोई ज्यादा कलाकारी वाली बात नहीं है, गलती यहां पे हो जाती है, इसलिए हमको कहा μ1 ये, ठीक है। V, U and R, they are measured from pole, means the center point of that surface. Right, according to sign convention, the values would be put according to sign convention, जो आप बहुत पहले सीख चुके हो। इससे पहले आपने बोलना सीखा था, आपने साइन कन्वेंशन सीख लिया था, राइट, तो आपको वही पढ़ लगाना है। अपने बचपन में जो आपने सीखा था वही है, मतलब एनीथिंग towards the left is negative, towards the right is positive, anything above is positive, below is negative, same, but the formula remains same, though we have derived it for a very special case, but the formula remains same, ठीक है। तो इसका एक प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद दूसरा डेरिवेशन पे जाएंगे हम लोग। ये प्रॉब्लम हम करते हैं एक प्रीवियस ईयर बोर्ड प्रॉब्लम, just to see how we apply this formula। ये 2024 एग्जाम्स में आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, कैन वी मूव ऑन? चलो आप लोग सीधे सीधे क्वेश्चन करो, मैं आपको करके नहीं बताऊंगा, आई गेस यू गाइस कैन डू इट। क्वेश्चन इज an air bubble is trapped at a point B distance CB is equal to 20 centimeter in a glass sphere of radius 40 centimeter. In a glass sphere of radius is equal to 40 centimeter. तो कहानी कुछ ऐसी है, एक ग्लास स्फीयर है, इसका इन्होंने ऐसा एक C इसका सेंटर है और एक पॉइंट B, यहां पे ये एयर बबल ट्रैप्ड हो गया, डिस्टेंस CB इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1.5 है। ओके, ऑफ कोर्स दिस इज एयर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज 1.5, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने। फाइंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ द बबल इमेज एज सीन बाय ऑब्जर्वर एट P। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है P पे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? फाइंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज of bubble as seen by observer at P।
यहां से एक बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, सॉरी, यहां से एक बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, उसको इस बबल की इमेज कहां दिखाई देगी, स्लैंट पर, ठीक है। हाँ, तो फॉर्मूला आपके पास वही है डियर, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, यहां पे एक्चुअली μ1, तो तक यहाँ पे μ1 कौन सा मीडियम, मतलब कौन सा वैल्यू है, यहां पे बस यही याद रखना है कि जब जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है वो हमेशा इसको 1 लेके इसको कर देते हैं, प्रॉब्लम गलत रहती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका रखा है ग्लास में, तो भी इंसिडेंट मीडियम हो जाएगा ये, यहां से रे चलेगी और बाहर निकलेगी रिफ्रैक्टर। सो दिस इज योर इंसिडेंट मीडियम एंड दिस इज योर रिफ्रैक्टेड मीडियम। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे μ2 इज द रिफ्रैक्टेड, तो μ2 इज 1 बिकॉज एयर इज द रिफ्रैक्टेड मीडियम एंड μ1 is 1.5. Is this clear to everyone? Right? Okay. Now, we are measuring everything from this point P. So this is given as 20 centimeter, guys. What is this U? Is this U? U is PB. So PB would be what? 40 minus, eventually 20 होगी, बट वो 40 minus 20 मतलब ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि U would be 20. Now against your usual assumptions, U नेगेटिव होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे U पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पे इधर मेजर होगा, तो दिस विल बी, जैसे मैंने बताया अगर आप कॉन्सेप्ट सही लेके चलोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि U हो गया +20, वी आर सपोज टू फाइंड आउट। अच्छा, R को हम, अगर ऑब्जर्वर यहां पे है तो R मतलब ये मेजर होगा, राइट, दिस इज R प्लस में 40, राइट। ऑब्जर्वर अगर यहां पे है तो R इस तरफ मेजर होगा यहां से, विच इज 40। नाउ लेट्स प्लग इन ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। μ2 बाई वी मतलब 1 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, 1.5 बाई यू, यू इज +20, so put it +20 is equal to μ2 minus μ1, 1 minus 1.5 divided by प्लस का, यहां से आप v निकाल सकते हो। आंसर में इसमें मैं लिखा नहीं है, 16 आ रहा है, 60 आ रहा है, 16 सबका 16 आ रहा है, सबका 16 आ रहा है, या फिर मैं सॉल्व करूं, लेट्स सेव सम टाइम। आप सब लोग 16 बोल रहे हो तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये प्लस में आता कि माइनस में आता? प्लस में। प्लस का मतलब क्या है कि इमेज इस पॉइंट से, जो मेरा मेजरिंग डिस्टेंस मतलब ओरिजिन है, ओरिजिन से प्लस जाना है मुझे 16। ओके, सो प्लस जाना है 16, तो ये डिस्टेंस 20 है, तो मतलब यहां कहीं 20 से पहले, बिकॉज दिस इज 20, यहां पे कहीं पे इमेज बनेगी, ठीक है। नाउ द नेचर ऑफ दिस इमेज, अभी हम देख चुके हैं कि नेचर ऑफ दिस इमेज क्या होगी। सी, जब भी आप यहाँ पे वो चीज आप जज नहीं कर सकते हो कि v के साइन से आप कुछ जज कर पाओगे। यहाँ पे अगर आप देखो, जो हमने डेरिवेशन किया था, नेचर ऑफ द इमेज, इस सिनेरियो में आओ, यहां से रे चली, ये ऐसे गई, यहां से रे चली, ऐसे गई, ये एक्चुअल कटिंग हुई है रेस की, यहां पे रेस एक्चुअली कट किया, तो ये रियल इमेज है डियर, दिस इज रियल इमेज। अब जरा इस केस में देख लो कैसे जज करेंगे हम। जरा इस केस में
अंडरस्टैंडिंग पॉइंट जरा सोचते हैं कि इमेज एक्चुअली कैसे बनी होगी, जरा वो निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस मैं डायग्राम को एक नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं एंड देन वी विल सी वेदर इट इज अ वर्चुअल और रियल इमेज। ठीक है, ये है मेरा स्फेयर, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं मैं। ठीक, ये है सेंटर इसका, बबल कहीं यहां पे था, ऑब्जेक्ट यहां पे था, ऑब्जर्वर। तो पहले यहां से एक रे पहुंचाओ सरफेस पे, पहुंचा दी, ऑब्जेक्ट से एक रे चलेगी, यहां तक पहुंचनी चाहिए ना भाई। अब ये है आपका नॉर्मल, नॉर्मल कहां से कहां जा रहे हैं, देन से वेयर में, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अब ये अगर इसको जाना होता सीधा तो कैसे जाती है, if there was no refraction it would have gone like this. It has to bend away from the normal, away, so it has to bend somewhat like this. क्या आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे, ठीक है, तो ये आपकी एक रे आप ये ले लो, यहां से चली जो सीधी निकल गई, दो रे चाहिए ना इमेज के लिए, दो रे चाहिए, तो एक रे है ये हो ले, एक ये ले लो, ये सीधी निकल जाएगी, नॉर्मल इंसिडेंस। क्या ये वाली रे और ये वाली रे कभी कट करेंगे आपस में? तो क्या करना पड़ेगा आपको इसको पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहां पे आपकी वर्चुअल इमेज बनाएगी, ये वर्चुअल कटिंग है। इस ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये बबल यहां रखा हुआ है और ही इज सीइंग अ वर्चुअल इमेज। So in these kind of problems you cannot judge directly कि ये वर्चुअल है रियल। ये थोड़ा आपको, इसके पहले वाला सिनेरियो बताया था मैंने, उसमें रियल इमेज थी, इसमें रियल इमेज थी गाइस, क्योंकि एक्चुअल ये रह गई और ये गई आगे, दोनों कट किया था, इसलिए रियल इमेज थी। बट वो क्यों थी रियल इमेज? क्योंकि ऑब्जेक्ट था रेयर मीडियम में और रिफ्रैक्टेड, मतलब ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है रेयर मीडियम में रखा हुआ है और ये डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टेड। हमारे केस में इट इज टोटली डिफरेंट, ऑब्जेक्ट इज इन द डेंसर मीडियम, उसकी वजह से। ठीक है, सो पोजीशन ऑफ द इमेज 16 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट पी, या फिर आपको अगर स्पेसिफिकली पूछा गया है पोजीशन फ्रॉम द सेंटर, क्वेश्चन पढ़ लेना कहां से पोजीशन पूछी उन्होंने। इफ दे हैड आस्क्ड फ्रॉम द सेंटर, ये जो आपका वी आया है वो पी से आया है, सो यू कैन जस्ट मैनिपुलेट दिस डेटा। सो 40 minus 16, that is 24 centimeter from center. Do not simply say this is the answer, just see what has been asked. So this is from point P, from center, this will be 24 centimeter towards the object. Okay, आप लोगों को ये प्रॉब्लम अगर समझ में आ गई है तो आपको मैं सेम प्रॉब्लम करने के लिए बोल रहा हूं। सेम प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है, ये मैं आपको एडिशन अपने साइड से दे रहा हूं। ऑब्जर्वर को मैं यहां बैठा रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट क्यू पे है और इस सेम बबल को देख रहा है। यूज द सेम फॉर्मूला, एवरीथिंग एल्स रिमेन सेम। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज इफ द ऑब्जर्वर इज शिफ्टेड हियर। See what is u, obviously then you have to shift your point P here, then see what is u, positive, negative, what is r, positive, negative, everything will change. mu2 mu1 will remain same, mu2 mu1 will not change. Plug in the values and find the value of image.
We are not doing anything new, just judge the new u, whether it will be positive or negative. Radius of curvature, sign might change, right? The role of mu2 and mu1 will not change because the incident medium is still glass. अगर आंसर डेसिमल में जा रहा हो तो आप मुझे बस फ्रैक्शन में बताना जो भी आ रहा है, डोंट कन्वर्ट इनटू। सब कुछ साइन कन्वेंशन के हिसाब से, एनीथिंग टू द लेफ्ट इज नेगेटिव, this is my new origin, anything to the left is negative, to this side is positive, even the radius of curvature if it is going toward that side should be negative. हो गया? क्या आ रहा है वैल्यू अंशिका? -3/4, -4/3, हाँ, that makes sense. So it is from P, माइनस में आ रहा है ना, तो इस तरफ आ रहा है, ठीक है, हाँ। हाँ, इतना ही आना चाहिए। -4/3। सो मेन आपको थीम क्या पकड़नी है कि जैसे मैंने आपको बताया है, आपको इन प्रॉब्लम्स को इसी तरीके से टैकल करना है। यू हैव टू स्टिक टू द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज mu1, व्हाट इज mu2, व्हाट इज एंड हाउ वी प्लग इन द वैल्यू ऑफ साइन। द ओल्ड कॉन्सेप्ट्स की अगर u पॉजिटिव नहीं नेगेटिव ही होता है, ऐसा नहीं लेके चलना है, ठीक है आपको। तो अगर मैं आपको बताऊं नए सिनेरियो में कुछ इस तरीके की वैल्यूज आपकी बनेंगी, दिस विल बी न्यू u, सो दिस इज 20 + 40, तो u विल बी -60, है ना, राइट, ओके। अभी मैं बोलो r इस केस में -40 हो जाएगा, क्योंकि r इज नाउ मेजर्ड दिस साइड विच इज नेगेटिव, राइट गाइस। यही वैल्यूज चेंज होंगे, बाकी सब सेम रहने वाला है, राइट। mu2 इज 1/v -1.5/u, u is going to be -60. This will be equal to mu2 minus mu1, 1 minus 1.5 divide by minus का 40. Can you just first verify your values, everyone? After this is just maths. Maybe you have not done the calculation correct. You will get value of v is -4/3. इसका मतलब क्या है? This is about -1.33. Means from this point your bubble would be seen somewhere here. The observer will see the bubble not here, somewhere here. माइनस में है तो इस तरफ आएगा -1. ठीक है? Now you will tackle any kind of problem here. We know what is mu1, what is mu2. Please do not do all those stupid things which sometimes if you are getting taught by someone else, वो आपको इसको इंटरप्रेट करने का नया नया तरीका बताएंगे, ठीक है। इसलिए आपको बी केयरफुल। अगर स्कूल में आपको कुछ अलग तरीका बताया, गलत कुछ भी नहीं है, बट द वे इट इज टॉट इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। आपको जिस तरीके से मैंने बताया वो आपको कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं, ठीक है। कि mu1 इज द इंसिडेंट मीडियम, वो हमेशा क्या करेंगे, बोलेंगे जहां पे रेयर मीडियम है उसको mu1 ले लो और फिर पूरे फॉर्मूले को इंटरप्रेट करो। वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है गाइस, ऐसे नहीं करना है आपको। जस्ट टू मेक दिस नंबर पॉजिटिव दे विल ऑलवेज टेक mu1 एज द रेयर मीडियम और दैट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग। आपको बस कुछ केयर नहीं करना है, आपको बस इस तरीके से चलना है, ठीक है।
μ1 इज द इंसिडेंट मीडियम, और इंसिडेंट मीडियम वो होता है जहां पे ऑब्जेक्ट रखा होता है। ओके चलो अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन बाय लेंस। ऑब्वियसली वी विल डू मोर प्रॉब्लम्स ऑफ दिस वैरायटी, बट लेट्स डू दैट डेरिवेशन ऑल्सो। उसमें भी लेंस का भी डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट। तो आज हमने एक डेरिवेशन भी फर्स्ट वाला किया, म्यू टू बाय बी, ये वाला। एक और डेरिवेशन है लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन और लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन। 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f, which you have applied already. We do the derivation of that formula as well. ठीक है, we will use this formula for lens. तो पहले लेंस से थोड़े बेसिक्स कर लेते हैं। So let's put the heading refraction by lens. रिफ्रैक्शन बाय लेंस। लेंस क्या होता है पहले समझ लेते हैं। लेंस क्या होता है समझ लेते हैं। इट इज अ बाउंडेड मीडियम बाय 2 और 1 कर्व सरफेस लाइक दिस। इट इज अ ग्लास का मीडियम बाउंडेड बाय 2 कर्व surfaces. Lens could be like this as well. These are also 2 curved surfaces. This is also a lens. This is also a lens. Okay. Typically this is called convex. अब इसके नेमिंग में भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स के मिसकंसेप्शंस हैं। सॉरी टू से ज्यादा टीचर्स को भी नहीं पता होता कि कैसे इंटरप्रेट करना है कि ये कॉन्वेक्स है या कॉन्केव। आपको बताएंगे ऐसा दिख रहा है तो कॉन्वेक्स है, वैसा दिख रहा है तो कॉन्केव। हमें कैसे समझना है कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज द वन which is thicker in the middle and relatively thinner at the edges. ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है कॉन्वेक्स फैमिली ऑफ लेंस। कॉन्वेक्स फैमिली ऑफ लेंस। Concave family of lens, it is rather thicker at the edges and relatively thinner in the middle. Thinner in the middle, thicker at the edges, thicker in the middle, thinner at the edges. फैमिली, दिस इज फैमिली ऑफ लेंस। फैमिली क्यों बोल रहा हूं? कोई भी लेंस देखने में कैसा भी लग रहा हो, अगर वो कॉन्वेक्स, अगर वो ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, सो उसका सरनेम कॉन्वेक्स होगा। आप जब बॉर्न होते हो तो आपका सरनेम आपकी फैमिली से डिसाइड होता है, और आपके काफी कल्चर, आपका रिलीजन, आप द वे यू लर्न थिंग्स, परसीव थिंग्स, वो डिराइव होता है कि आप कहाँ बॉर्न हुए हो, राइट। अभी आप यूएस में बॉर्न हो गए किसी क्रिश्चियन फैमिली में, सो द वे यू इंटरप्रेट थिंग्स विल बी डिफरेंट। तो अभी ये कॉन्वेक्स फैमिली ऑफ लेंस है, ठीक है। अब मैं आपको इसका वेरिएशन बताता हूं। एक लेंस मैं ऐसे बना सकता हूं, इधर प्लेन, अब मुझे क्लासिफाई करना है कि ये लेंस कॉन्वेक्स है या कॉन्केव। तो आई विल जस्ट सी इज इट थिकर इन द मिडल, आंसर इज यस, सो दिस बिलोंग्स टू कॉन्वेक्स फैमिली। बट ये कॉन्वेक्स पूरी तरीके से नहीं है, इसने अपना भी कुछ फ्लेवर लिया है, वो उसका अपना फ्लेवर, आपका अपना नाम है। तो वो क्या मिलेगा उसमें? अपना क्या है कि एक साइड पे ये प्लेन है, तो इसका फर्स्ट नेम होगा प्लेन और फैमिली नेम होगा कॉन्वेक्स। दिस इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। जो फैमिली वाला नाम है वो लास्ट में आता है। दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस विल बिहेव लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस। दिस विल बिहेव लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस बिकॉज इसका फैमिली जो है वो कॉन्वेक्स फैमिली है। और वो क्यों है? क्योंकि इट इज थिकर इन द मिडल। नाउ तो दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स। इसी तरीके से ऐसा हो सकता है आपके पास एक लेंस, दिस इज
कॉन्केव बिकॉज इट इज थिनर इन द मिडिल. दिस इज कॉन्केव फैमिली, बट इसका अपना क्या है, ये प्लेन है एक साइड पे. सो दिस इज प्लेनो कॉन्केव. So for all practical purposes, this would behave like a concave lens because इसकी family concave family है. ठीक है, एक और बना रहा हूं मैं यहां पे. Guys, 1 second. I don't have rounder with me here, right? This is thicker in the middle, thinner at the edges. तो ये convex है, तो family length तो convex होगा, but this is the other surface. देखो, एक concave surface पे दूसरा convex surface है, तो बड़ा confusing है. अगर आपको ये concept नहीं पता, इसको आप name नहीं कर पाओगे. लेकिन अगर concept पता है, तो आप name कर पाओगे. इसलिए एक surface plane नहीं है, concave है, और एक surface convex है. बट अगर मैं इसको देखूं तो इट इज स्टिल थिकर इन द मिडिल, तो है तो ये कॉन्वेक्स, तो इसका नाम आएगा कॉन्केवो कॉन्वेक्स. तो कॉन्केवो क्यों? क्योंकि इसकी एक सरफेस जो है वो कॉन्केव है, तो इसलिए कॉन्केवो बोला इसको. लेकिन अभी भी ये थिकर इन द मिडिल है, तो इसलिए कॉन्केवो कॉन्वेक्स. फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस वुड बिहेव लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस. ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये आपको जज करने के लिए आ सकता है एमसीक्यू में कि हाउ दिस लेंस वुड बिहेव. तो आपको पता होना चाहिए, ये आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये पता होना चाहिए. एक ऐसा लेंस बना लेते हैं हम लोग. दिस इज कॉन्वेक्सो कॉन्केव. अच्छा, एक चीज और, कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं टिपिकली एनी लेंस विच हैज अ फैमिली नेम कॉन्वेक्स, इट हैज अ नेचर टू कन्वर्ज द रेज. सो कन्वर्जिंग नेचर के होते हैं. और कॉन्केव जो लेंस हैं ये दे हैव अ टेंडेंसी टू डाइवर्ज द रेज. सो दे आर डाइवर्जेंट. सो जिस भी लेंस के आगे कॉन्वेक्स लगा है वो कन्वर्जिंग नेचर का होगा. जिस भी लेंस के आगे कॉन्केव लगा हुआ है, मतलब फैमिली नेम कॉन्केव है, तो वो डाइवर्जिंग नेचर का होगा. तो वो याद रखना. ठीक है, ओके. तो ये आपको याद रहेगा, वैसे सिंपल है. दिस इज अ वेरी सिंपल वे, द टेक्निक इज वेरी सिंपल, यू कैन रिमेंबर दिस. नाउ लेट्स गो टू एंड स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ लेंसेस जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं. I'm just kind of giving you a flashback. Convex lens. अच्छा, इसमें सॉरी एक चीज मैं बताना भूल गया, माय मिस्टेक. ये दोनों साइड पे अगर इट इज लाइक कर्व, दिस कर्व, तो ये इसको हम बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स और इसको बाई कॉन्केव. मतलब ये याद रखना है कि अगर बाय डिफॉल्ट अगर सिर्फ कॉन्वेक्स बोल दिया, इसका मतलब यही वाला है. बाय डिफॉल्ट कॉन्केव बोल दिया मतलब ये वाला टिपिकली. तो ये सब तो अगर स्पेशली हम बताए जाएंगे, दे विल टेल यू स्पेसिफिकली इट्स प्लेनो कॉन्वेक्स, देन इट विल बी ऑलवेज. अदरवाइज बाय डिफॉल्ट इट इज बाय कॉन्वेक्स और बाय कॉन्केव. नो वन विल टेल यू दिस इज बाय डिफॉल्ट.
So let's understand few basic terms related to lenses now. See, every lens has a point right in the middle. It's called O, optical center. You guys remember this? What is the speciality about this point? From grade 10, what is the speciality about this point? Ray does not bend. When it passes through this point, it goes without refraction. Okay. And we are talking about thin lenses. This thickness is very low. Okay. Now we have two important points, F1 or F2, whatever you want to call it. If this is F1, this is F2, if this is F2, this is F1, irrespective of. If you put a point source here and rays start from this point, if the rays are passing through this point, the rays are starting from this point, after refraction from the lens, they would become parallel to the principal axis. Principal axis is the line joining the two focuses F1, F2. So this is one focus. Other focus can be if you have two rays which are incident, two or one ray, whatever, right? And after refraction from the lens, they pass through this point, which is called this. So both ways it is true. If parallel ray incident कराओगे, they will converge and this. If you start from this point, after refraction, they will become parallel. So it's like a vice versa scenario. One would be called F1, other one would be called F2. There is no jhagda between who is 1, who is 2. You can just use it irrespective. Main thing is there is a focus on this side, there is a focus on this side. There is an important point, iska double. So this length is called F, focal length. If you double focal length, you will find another point is called 2F2. Similarly, there will be a point on that side, 2F1. Right? So these are basically, you can say, the center of curvature also for this surface, 2F2, and center of curvature for this surface, 2F1. So principal axis, optical center, two principal foci, F1, F2, and unke doubles, 2F1 and 2F2. Important points for lens. These are actual points. So these principal foci are actually there. They are present physically. You can see the rays cutting here. But if you have a concave lens mein, these principal foci are actually virtual. There are no actual principal focus. Means what? If you have one ray like this, other ray like this, if they are directed towards a specific points, if they are directed towards a specific point called F2 or F1, whatever, after refraction, they would become parallel to the principal axis. This is for concave lens, right? तो इसीलिए नेचर भी इसका डाइवर्जिंग इसीलिए है बिकॉज टक, राइट? सो कन्वर्जिंग रेस को इसने पैरेलल कर दिया. If there was no lens, they would have happily cut here, but because of this concave, they will not be able to cut each other. It has diverged these rays, right? So this is one focus. You can see this is also virtual because this point is actually non-existent. This is just a point virtually. If they meet, they will meet at this point. Now you can take another set of rays which are falling like this. Now after refraction, ये diverge हो गए, right? They will never ever cut on the other side, but if you produce them backwards, they will always appear to cut at a particular point.
So this is the principal focus one for concave lens. Guys, you have studied this in grade 10, right? तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ उस पर. There are some teachers who spend hours spectating this. अगर किसी को दिक्कत है तो जाके बुक से पढ़ सकता है. I have to cover some serious agenda. तो ये सब चीज़ें मैं आपको सिर्फ फ्लैश बैक दे रहा हूँ. आपको मालूम है ये सब F1, F2, F1, राइट? तो इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ. After this, what you have to do? You have to recall all the image properties. What you might have studied in your grade 10, object in front of convex lens, different positions, different type of images, right? वो आप लोग take help from your best friend. Who is your best friend? You guys don't know your best friend? अरे गूगल ज्ञान यार, राइट? तो आस्क योर बेस्ट फ्रेंड मिस्टर गूगल एंड ही विल गिव यू, राइट, वॉट एवर यू वॉन्ट. इमेज प्रॉपर्टीज एक टेबल में कहीं मिल जाएगी आपको, उसको आप एक कहीं नोट्स में प्लग इन कर लेना फॉर कॉन्वेक्स. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं बता दूं जो आपको याद रखनी है इमेज प्रॉपर्टीज से, जो को बार बार लगेंगी. वो ये हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस. ठीक है? दिस गाय कैन फॉर्म रियल एंड वर्चुअल इमेजेस. दिस गाय कैन ओनली फॉर्म वर्चुअल इमेजेस. ओके? दिस गाय कैन फॉर्म diminished and enlarged. This guy can only form diminished. This guy has a focal length always positive. This guy has a focal length which is always negative. Now यहाँ पे मैं थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट रिफाइन करना चाहूँगा. मामला कुछ कॉन्वेक्स कॉनकेव का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप आगे पढ़ोगे फैमिली ऑफ ऑप्टिकल थिंग्स पुट टुगेदर. तो लाइफ में को याद रखना है कि कॉन्वेक्स सेटअप, राइट, मींस कन्वर्जेंट सेटअप. किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस जिसका नेचर कन्वर्जेंट होगा, मतलब वो बीम्स को कन्वर्ज करेगा, तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है. कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस जो बीम को डाइवर्ज करेगा उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है. इसका प्लस माइनस से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हो यहाँ पे मेरे पास F1 F2 दोनों ही साइड था. आपको मैंने मिरर में तो बड़े प्यार से बेवकूफ बनाया, आप लोग बन गए. इधर कॉनकेव मिरर का इधर होता है F, तो नेगेटिव हो गया, आप लोग मान भी गए. दैट इज नॉट द ट्रू, दैट इज जस्ट टू एक्सप्लेन. बट यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या बताओगे आप, इधर भी F है इधर भी F है. सो दैट कॉन्सेप्ट डजंट वर्क. दिस इज अ कन्वर्जेंट फैमिली. कन्वर्जेंट फैमिली का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इट एक्चुअली कन्वर्जेस. और डाइवर्जेंट फैमिली का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, राइट? दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर दिस. ओके, बाकी इमेज प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखें. और हाँ, कॉन्वेक्स लेंस में सेम साइज इमेज भी बनती है, सेम साइज रियल इमेज भी बनती है. और वो केस इंपॉर्टेंट है, वो केस होता है डियर जब ऑब्जेक्ट इज एट 2f. ऑब्जेक्ट इज एट 2f. सेम साइज रियल इमेज can be formed by convex lens when the object is kept at 2f. तो कुछ इंपॉर्टेंट वाइटल इंफॉर्मेशन जो बताया मैंने, बट प्लीज लिस्ट डाउन ऑल द प्रॉपर्टीज विच इज रादर हेल्पफुल फॉर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है? अब देखते हैं टाइम कितना बचा. तो वी विल डू ए क्विक डेरिवेशन. तो आप लोग सो भी सकते हो उस डेरिवेशन. We will finish this derivation. This is called lens maker formula. Lens
maker formula. The formula goes like this: the focal length of any lens, the focal length of any lens can be written as मीन्स व्हाट मीन्स ये डियर कि मेरे पास अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है, टू बी कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें ये एक सरफेस है, कर्व सरफेस, राइट? तो इसका कोई R1 होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना। इसी तरीके से ये एक सरफेस है, तो इसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इधर R2। यहां पे एक मीडियम है, जिस मीडियम में ये लेंस रखा हुआ है, दिस मीडियम इज केप्ट इन अ मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ1 and the refractive index of lens's medium is μ2 and this is again μ1। मतलब ये जो इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, इसमें ध्यान रखना है हमको। जनरली वैसे ही रहता है, बट कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये μ1 और μ1 अलग हो जाते हैं, तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। पर इधर भी μ1 है, इधर भी μ1 है और लेंस μ2 है, तो ये फॉर्मूला है फोकल लेंथ का। मीन्स अगर आपको एक डिजायर्ड फोकल लेंथ का लेंस बनाना है, you want to make a lens of a desired focal length, that's what you're intending to do whenever, जैसे आपके glasses, right, concave अगर लेंस बनाना है आपको, तो कॉन्केव लेंस के लिए कोई डिजायर्ड फोकल लेंथ चाहिए, दिस इज द पावर ऑफ दैट पर्सन। तो आपको ये पता है व्यू ग्लास का कितना है, आप रेडियस ऑफ कर्वेचर अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके उस डिजायर्ड फोकल लेंथ का फॉर्मूला और द लेंस बना सकते हो। दैट्स द रीजन इट इज मार्केटेड एज और नेम्ड एज लेंस मेकर फॉर्मूला, बिकॉज the manufacturers use this formula to make lenses of desired focal length। ठीक है, ओके। अब इसका डेरिवेशन क्विकली हम लोग देख लेते हैं, बहुत सिंपल डेरिवेशन है इसका, बहुत ही सिंपल। ठीक, तो एक नए डायग्राम, नए पेज पे जाएंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे और उसको डिराइव करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, कुछ चीजें समझ लो पहले तो, ये R1 और R2 का रोल क्या है, ये μ2 μ1 का रोल क्या है, इसको अप्लाई करने के लिए। F तो है फोकल लेंथ, ये तो जिसको फोकल लेंथ निकाल रहे हो इसके, आप μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंसेज मीडियम, μ2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंसेज मीडियम, μ1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर लेंस इज kept। ठीक है, अब R1 क्या है, R2 के, प्लीज पे अटेंशन। R1 R2 के रोल चेंज होते हैं डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट कहां रखा है, समझो बात को। R1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है, फर्स्ट सरफेस जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है आपका, सो दिस विल बी योर फर्स्ट सरफेस जहां पे रिफ्रैक्शन होगा, this will be your second surface, so इसका radius of curvature would be R1, इसका R2। आ रही बात समझ में? so this is, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रख दोगे तो this will become R1, this will become R2। क्लियर? R1 अगर मैं यहां पे ऑप्टिकल सेंटर पे ओरिजिन रखूं तो टिपिकली क्या होता है, our incident, we keep the object on the left side, right? Typically this is the case in ray optics, so this is your first surface, so I would take R1 as positive and R2 as negative with the sign, so there is a minus sign here, but when I plug in R2 it will be minus sign, so this minus will become rather plus in this case। अगर कॉन्केव लेंस होगा, डियर ये कॉन्सेप्ट कोई बताता नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, जब मैं पढ़ता था मुझे किसी ने इसे बताया नहीं था और मैं बहुत गलतियां करता था इन चीजों में। कॉन्केव लेंस होगा तो आप देखो ये होगा R1, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखा तो यहां पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहां बाद में हो रहा है, तो ये होगा R2। इफ ऑब्जेक्ट इज रादर कप्ड ऑन दैट साइड देन दैट विल बिकम R1, दिस विल बिकम R2, एंड यहां पे आप देख सकते हो R1 वुड बी
नेगेटिव एंड R2 वुड बी पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव डालोगे, ये पॉजिटिव, तो ये माइनस 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 रिटेन रहेगा और ये माइनस बाहर आएगा, इसीलिए कॉनकेव फैमिली ऑफ लेंसेज का फोकल लेंथ आपको हमेशा नेगेटिव होकर मिलेगा, ठीक है। और अगर कॉन्वेक्स में ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो जनरली प्लस होता है जनरली, ठीक है, जनरली। ओके, सो लेट्स क्विकली डिराइव दिस फॉर्मूला, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं दम। we'll use a convex lens का सिनेरियो, but we'll apply it for concave as well. This is how it is. इसका भी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है डेरिवेशन का, दिस इज इंपॉर्टेंट व्हेन दे ट्वीक द सिनेरियो, एंड वी विल डू दोस प्रॉब्लम्स व्हेन वी विल ट्वीक दिस फॉर्मूलाज, एंड तो हमको इसका प्रोसेस ही पता होना चाहिए, ठीक है। चलो ये कर लेते हैं, अपने पास रखा है एक ऑब्जेक्ट, तो यहां से निकालते हैं हम एक रे जिसकी हमें बनानी है इमेज। इस पॉइंट पे आएंगे, थोड़ा सा बेंड करेंगे, थोड़ा सा बेंड करेंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अब अगर ये दूसरी सरफेस नहीं होती, इफ दिस सेकंड सरफेस इज नॉट देयर, दिस रे विल हैप्पीली गो एंड कट एट दिस पॉइंट, कंसिडरिंग दिस इज अनदर रे गोइंग स्ट्रेट ऑप्टिकल सेंटर से, राइट। So there would be an image formed if this second surface was not there. ये कैसी इमेज है? ये वो इमेज है जो दूसरे सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसको बोल देंगे आई डैश। अब होगा क्या एक्चुअली, यहां पे रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर से रिफ्रैक्शन होगा और ये कुछ यहां पे आगे, सो ये एक्चुअल इमेज है। क्या आप लोग ये समझ पा रहे हो? थोड़ा फास्ट ट्रैक पे ये डेरिवेशन है, इसी तरह से करना भी है आपको। यहां से एक रे चली है, पहले रिफ्रैक्ट हुई, उसको एक्सटेंड किया, आई डैश इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड, और एक्चुअली रिफ्रैक्ट हो गई इमेज यहां बनी। इसको हम बोल देते हैं यार यू, इसको हम बोल देते हैं वी, बिकॉज दिस इज अ फाइनल इमेज, और इसको जो कि टेम्परेरी चीज है बोलते हैं वी डैश। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम ले लेते हैं R1, इसका ले लेते हैं R2। नाउ वी विल अप्लाई द लेंस ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर्मूला ट्वाइस, जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, μ2 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r। इस फॉर्मूला को हम दो बार लगाएंगे, पहले इस सरफेस के लिए, फिर इस सरफेस के लिए। तो ध्यान से देखना, फटाक से हो जाएगा ये। तो पहले इस सरफेस के लिए देखो मैं क्या लगा रहा हूं, सरफेस 1, सरफेस 2 फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1, इंसिडेंट मीडियम इज μ1, ठीक है गाइस। इंसिडेंट मीडियम इज μ1 एंड रिफ्रैक्टेड मीडियम इज μ2। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं μ2 बाय v डैश, μ2 बाय v डैश माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r1। डू यू गाइस एग्री? Okay, now let's call this equation number 1, ठीक। Now for refraction at surface 2, अब मैं 2 ग्रे लगा रहा हूं, ध्यान देना, ट्रिकी है थोड़ा। इंसिडेंट मीडियम इज μ2, so I am saying μ1 by v minus μ2 by v dash is equal to μ1 minus μ2 by r2। मैंने कुछ नहीं किया, ना कुछ वैल्यूज प्लग इन किए, ना कुछ, ना साइन कन्वेंशन। आई हैव जस्ट रेप्लिकेटेड द फॉर्मूला फॉर टू सर्फेसेस।
right? Can we add 1 and 2? अब इनको ऐड करेंगे, mu2 by v dash will knock off each other, तो क्या आएगा, यहां से आएगा mu1 by v minus mu1 by u, mu1 by v minus mu1 by u, guys, right? इधर क्या बचेगा, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, mu2 minus mu1 टाइम्स 1 by r1 minus 1 by r2, कोई पाप तो नहीं हुआ, राइट? तो कहानी खत्म हो गई, स्टोरी ओवर। mu1 कॉमन लेंगे इधर से, 1 by v minus 1 by u is equal to mu2 minus mu1 times 1 by r1 minus 1 by r2। mu1 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 by v minus 1 by v is equal to mu2 by mu1 minus 1। mu1 से डिवाइड कर रहे हैं गाइस, तो mu2 by mu1 v हो गया, और mu1 by mu1 1 हो गया, टाइम्स 1 by r1 minus 1 by r2। ये डेरिवेशन बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है, बहुत बार। आई थिंक जस्ट बिकॉज इट्स इजी, राइट? समटाइम्स दे वांट टू गिव मार्क्स। तो 1 by v minus 1 by u is equal to this, राइट? अब हमको लाना है ये हटा के 1 by f, तो उसमें एक डर्टी ट्रिक है। ओके, डर्टी ट्रिक मतलब वी यूज सम एक्सपेरिमेंटल फैक्ट टू डिराइव दिस। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये है कि अगर u इज इक्वल टू f, हमको पता है अगर हम फोकस पे ऑब्जेक्ट रखें तो इसकी इमेज कहाँ बनती है, इंफिनिटी पे। इफ आई कीप एन ऑब्जेक्ट एट द फोकस मींस u इज इक्वल टू f रखेंगे तो उसकी इमेज बनेगी v इज इक्वल टू इंफिनिटी पे। पैरेलल रेज हो जाएगी, ये वाला डेफिनेशन जो हम कर रहे हैं, ये चीज यहां पे अगर ऑब्जेक्ट रख दोगे तो दे विल बिकम पैरेलल, द इमेज वुड बी एट इंफिनिटी। दिस इज आवर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट एंड दैट वी विल यूज टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस। ठीक है, क्या करेंगे हम, यहां पे लिखेंगे इफ आई कीप द ऑब्जेक्ट समवेयर एट द फोकस, तो u इज इक्वल टू हम माइनस f रख देंगे। अब यहां पे मैं एक्चुअल वैल्यूज रख रहा हूं, तो माइनस f इज अ वैल्यू, तो विद द साइन इट विल बी माइनस f। सो इफ u इज इक्वल टू माइनस f, v इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो यहां से क्या हुआ, 1 बाय इंफिनिटी 1 बाय v माइनस 1 बाय u 1 बाय माइनस f, दिस विल बी इक्वल टू mu2 माइनस mu2 बाय mu1 माइनस 1, दिस गाय रिमेन्स सेम। यहां तो कुछ चेंज नहीं आने वाला, राइट? ये क्या हो गया, 1 बाय f, ये क्या 0, 1 बाय इंफिनिटी 0, ये 1 बाय f, ये आ गया mu2 बाय mu1 माइनस 1 टाइम्स 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। तो ये आपका आ गया लेंस मेकर फॉर्मूला। 1 बाय f इज इक्वल टू mu2 बाय mu1 माइनस 1 बाय 1, एंड इसी का एक्सटेंशन है लेंस फॉर्मूला। अगर डेरिवेशन लेंस फॉर्मूले का आ जाए तो कुछ नहीं करना है, ये बोलना है कि 1 बाय f इज दिस नंबर, 1 बाय f इज दिस नंबर, और थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला, दिस नंबर इज ऑल्सो 1 बाय v माइनस 1 बाय u। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो सम नंबर एंड 1 बाय f इज द सेम नंबर। इसका मतलब 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f। इसका मतलब इसको बोल दो इक्वेशन 3, यहां बोल दो इक्वेशन 1, सॉरी 4, इसको 3 बोल देते हैं, सॉरी इसको 3 बोल देते हैं गाइस, और उसको 4 बोल देते हैं। सीक्वेंस गॉड्स हैप्पी रहेंगे, राइट? सो फ्रॉम 3 and 4, 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. This is your favorite lens formula.
Yes. When the light rays were out of the lens, we tended to watch the orbit because it's coming from tensor where we went away from the orbit. करके देख लो आप, कर्वेचर उल्टा है ना उसका। अरे यार अंशिका, कर्वेचर उल्टा है डियर। देखो ये पहला कर्वेचर है, ठीक है, दूसरा कर्वेचर, ठीक है। तो ये इसका नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक। अब इसका नॉर्मल किधर होगा, कुछ ऐसा होगा। तो जब अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा तो ऐसे ही होगा। कर्वेचर उसका उल्टा है ना, इसका ऐसा, इसका ऐसा, ठीक है। सर वो आपने क्वेश्चन भी बताया था उसमें -80 आता है उसमें, तो अपोजिट साइड ऑब्जेक्ट रखेगा बबल वाला -80 आ रहा है। हाँ कहाँ गया यार, हाँ ये आपने u इज इक्वल टू -60 लिया, r इज इक्वल टू -40 लिया, r -40, हाँ, और ये किया, ये किया, ये किया। अच्छा -80 मतलब यहाँ कहीं आ रहा है, इतना दूर। तो ये यहाँ से यहाँ कितना हुआ, 40, यहाँ आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग का फिर 4/3 कैसे आ रहा था, -4/3? वैल्यूज सेम लिया आप लोगों ने। चलो करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आप करो, ये हुआ। देखो जिसने गड़बड़ी की वो पूरी क्लास को ना पार्टी देने वाला है। सो 1/v ये हो जाएगा प्लस का, तो इसको मैं कर लेता हूँ 1/v इज इक्वल टू, ये -0.5 हुआ और -40 तो कैंसिल हो गया। सो ये हो गया 0.5/40 और ये गया माइनस का 1.5/60। तो ये कर लो आप, ये हो गया कितना, 120। तो ये हुआ 3, 1.5 और ये हुआ 2, तो -3। तो ये हुआ माइनस का 1.5/120। So this is this, this is this. So 1. So this is कितना, ये तो ये 80 भी नहीं आ रहा यार। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, यस। Now you guys know the mystery about this. The party is due. Maybe we do it later. Okay? Occasion भी है। हाँ ये भी ठीक है, फिर तो कोई दिखेगा नहीं यहाँ पे पार्टी लेने के लिए। Anyways, please check what is the mistake you have done. ठीक है, चलो guys, we'll keep it till this point. 458.